सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि अपने ITR को ऑनलाइन फाइल करने से पहले हमें अपने फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS और AIS का मिलान करना आवश्यक है। विशेष करके फॉर्म AIS में जो आपकी सूचनाएं अंकित की गई हैं उसको मिलान करके ही आप अपने ITR को भरने की प्रेफरेंस दें। परंतु कई साथी जब अपना ITR ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं और ऑनलाइन फाइल करने से पहले वे अपने AIS को डाउनलोड करके देख रहे हैं तो उनके AIS में कई सूचनाएं ऐसी दिख रही हैं जो उनके खाते से मैच नहीं खाती है। जैसे FD पर मिले ब्याज की राशि उतनी नहीं है जितनी उनको मिली है, या फिर RD या फिर सेविंग अकाउंट में मिली ब्याज की राशि। इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में यदि उन्होंने रिडीम किया है तो वो वाली राशि भी मैच नहीं कर रही है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि यदि आपके AIS में कुछ सूचनाएं आपकी गलत अंकित हो गई हैं तो उसको आप संशोधन के लिए किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। जो भी साथी चैनल में पहली बार आए हैं या जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हमारा निवेदन है कि कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें तथा बेल आइकन के ऑल में जाकर क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने ITR को फाइल करते समय जब आप अपना लॉगिन कर लेते हैं उसके पश्चात आप अपने AIS को डाउनलोड कर लेंगे। अपने AIS को डाउनलोड करने के लिए आप सबसे ऊपर जो टैब दिख रहा होगा सर्विस का उसमें क्लिक करेंगे। तो जैसे आप उसमें क्लिक करते हैं तो सबसे नीचे आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS दिख जाता है, जिसको आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के पश्चात ये AIS का पोर्टल आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब इसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो इंस्ट्रक्शंस और एक AIS। तो आप AIS को क्लिक कर देंगे। AIS को क्लिक करने के पश्चात आपको फिर से दो ऑप्शन दिखाई देंगे, TIS और AIS। तो आपको AIS को सिलेक्शन कर देना है। जो करंट वित्तीय वर्ष चल रहा है 2021-22 जिसका आप ITR फाइल करेंगे उसको आपने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपके पास डिटेल आ जाती है। ये आप देखेंगे ये आपकी सैलरी की डिटेल है और इसमें 5 जो ऑप्शन होते हैं उनको आप बारी बारी से क्लिक करके मैचिंग कराते रहेंगे। तो यहाँ पर हम SFT की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये देखिए आप, हमारी SFT की इन्फॉर्मेशन खुल गई है कि हमें सेविंग अकाउंट से कितना ब्याज मिला है। यदि हमारी FD होती तो हमें FD की राशि भी दिखाई दे जाती है और ये इंटरेस्ट की राशि भी हमें दिखाई दे गई है 15,815 रुपया। अब हम इसकी डिटेल चेक करने के लिए इंटरेस्ट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 2 अकाउंट के ये सेविंग जो इंटरेस्ट मिला है वो है खुल जाता है। परंतु यदि हमें ये जो सेकंड अकाउंट है इसमें यदि हम डिसएग्री कर रहे हैं कि हमें इतना ब्याज मिला ही नहीं 13,400 समथिंग का, तो हम यहाँ पर ऑप्शन में चले जाएंगे और ऑप्शन में इसको क्लिक कर देंगे। मान लिया कि हमने जो क्रॉस चेक किया अपनी जो पासबुक है और बैंक से पता किया उसमें हमें केवल 11,000 ब्याज मिला, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट फुली करेक्ट। इसमें आप टिक कर देंगे यहाँ पर, और इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट फुली करेक्ट के बाद टिक करके आप यहाँ पर ये जो अमाउंट है जो हमें ब्याज की राशि एक्चुअल में मिली है जो हमने बैंक से भी पता किया है उसको आप यहाँ पर भर देंगे 11,000 रुपया और उसके पश्चात आप इसको सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करते ही आपका जो फीडबैक है वो AIS के पोर्टल में अपलोड हो जाएगा और वहाँ जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे वे आपके इस फीडबैक को चेक करेंगे। उसके पश्चात इसका एनालिसिस किया जाएगा और यदि आपकी क्वेरी सही पाई गई तो उसमें संशोधन कर दिया जाएगा। इसका मेन फ़ायदा ये होगा कि AIS में आपकी डिटेल रॉन्ग जो पब्लिश हो गई है उसके बावजूद भी यदि आपने अपना फीडबैक नहीं दिया और अपना जो आपको एक्चुअल में ब्याज मिला था या जो भी आपकी राशि थी उसके अनुसार ITR फाइल कर दिया तो आपको नोटिस आ सकता है। परंतु यदि आपने अपना फीडबैक दे दिया और उसके पश्चात आपने एक्चुअल राशि के हिसाब से ITR फाइल किया तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि आपने पहले से ही फीडबैक दे रखा है। इसी प्रकार यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और आपके AIS में ये म्यूचुअल फंड की परचेजिंग की राशि आपको दिखाई गई है तो परचेसिंग की राशि टैक्सेबल नहीं होती क्योंकि अभी आपने इसको परचेस किया है। हाँ, जब आप इसको सेल करेंगे तो आपके जो कैपिटल गेन होगा उसकी राशि पे आपको इनकम टैक्स कुछ नियमों के अनुसार देना होता है। परंतु यहाँ पर यदि आप ये सोच रहे हैं कि इस राशि में आपको टैक्स देना है जो कि आपकी परचेसिंग की राशि है तो आप ऑप्शन में जाके यहाँ पर लिख सकते हैं इनकम इज़ नॉट टैक्सेबल, क्योंकि आपकी कोई इनकम नहीं है, ये तो आपका अभी निवेश है। इसी प्रकार यदि आपके AIS में LIC की मैच्योरिटी की राशि शो हो गई है तो आप उसके ऑप्शन में जाके ये चुन सकते हैं इनकम इज़ नॉट टैक्सेबल। साथ ही साथ यदि आपको ग्रेजुएटी की राशि भी यहाँ पर शो हो गई है तो 20 लाख रुपए तक की राशि पे आप यहाँ पर शो कर सकते हैं इनकम इज़ नॉट टैक्सेबल। AIS में ऐसा भी हो सकता है कि यदि जो आपको ब्याज की राशि मिली है उसका एक बार फिर से रिपीट हो सकता है, रिपीटेशन हो सकता है। जैसे ये आपको ब्याज की राशि मिली है 13,403 रुपया,
तो हो सकता है ये डबल बार एंटर हो गई हो, तो उसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऑप्शन में जाके आप यहाँ पर लिख सकते हैं इन्फॉर्मेशन इज़ डुप्लीकेट, इस वाले ऑप्शन में आप सेलेक्ट कर देंगे और इसका फीडबैक आप दे देंगे। अब एक कंडीशन यह भी आ सकती है कि आप अपने AIS को चेक कर रहे हो और उसमें कोई ऐसी राशि शो हो रही हो जिसका आपसे कोई संबंध ही नहीं हो, तो उस कंडीशन में भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उस राशि के ऑप्शन में जाके यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। सबसे नीचे वाले ऑप्शन में इन्फॉर्मेशन इज़ डिनाइड, तो इसको भी आप सबमिट कर देंगे तो ये वाला फीडबैक भी आपका AIS के पोर्टल में अपलोड हो जाएगा, जहाँ पर इसका संशोधन अगर संभव होगा तो कर दिया जाएगा। AIS में एक कंडीशन यह आ सकती है कि जो यह ब्याज की राशि है, यह जो शो हो गई है, यह पिछले किसी वित्तीय वर्ष की हो या फिर आपके किसी ऐसे रिलेटिव की हो जिसका पैन नंबर आपको मालूम हो और गलती से यह आपके AIS में शो हो गई हो। तो इसके लिए भी आपको ऑप्शन में जाके चुनना होगा इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पैन। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि जो ये है ब्याज की राशि है, ये आपकी सेल्फ की है या अदर पर्सन की है। तो यदि आप इसमें अदर पर्सन चुन लेते हैं तो उसके ठीक नीचे के ऑप्शन में यह पूछा जाता है कि अदर पर्सन से आपका रिलेशन क्या है। तो आपके पास ये विकल्प दे रखे होंगे, तो इसमें आपको ये भर देने हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पर अदर पर्सन का जो पैन नंबर है वह पूछा जाता है, तो उसको अदर पर्सन के पैन नंबर आप यहाँ पर भर देंगे और उसका नाम भर देंगे। यदि आपको यह ब्याज की राशि पिछले से पिछले वित्तीय वर्ष की हो और इस वर्ष शो हो रही हो, तो आप यहाँ पर वित्तीय वर्ष को भर देंगे और अमाउंट भर देंगे और उसके बाद इसको ऐड कर देंगे। तो यह आपका फीडबैक सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने जो AIS में गलत इन्फॉर्मेशन यदि फीड हो गई है तो उसको संशोधन करवाने के लिए अपना फीडबैक दे सकते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले साथियों की। अब कई साथी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं और उसको समय समय पर रिडीम भी करते हैं। रिडीम यानी म्यूचुअल फंड की अपनी यूनिट को सेल करने के पश्चात जो आपको प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल गेन शेयर मार्केट की भाषा में बोला जाता है। तो म्यूचुअल फंड में दो प्रकार के ऑप्शन होते हैं, एक इक्विटी फंड होता है, एक डेप्थ फंड होता है। तो यहाँ हम बात करते हैं इक्विटी फंड की, क्योंकि अधिकांश शिक्षक साथी या कर्मचारी साथी इक्विटी फंड में ही निवेश करते हैं। तो यदि आपने इक्विटी फंड में निवेश किया है तो इसमें दो प्रकार के कैपिटल गेन होते हैं। एक तो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको कितना इनकम टैक्स देना होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको कितना इनकम टैक्स देना होता है, इस बारे में हम बताते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है कि यदि आपने रिडीम किया है अपने म्यूचुअल फंड को तो आपको ITR 1 नहीं बनना है, चाहे आप सैलरीड पर्सन है, आपको ITR 2 चुनना है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में यदि आपने 1 वर्ष से पहले अपनी जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स है उनको रिडीम कर दिया या उनको सेल कर दिया है, तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा उसका 15% आपको टैक्स देना होगा, प्लस उसमें सेस लग जाएगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 साल के बाद यदि आप अपनी जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स है उसको रिडीम करते हैं या सेल करते हैं तो उसमें आपको जितना भी प्रॉफिट होगा, तो 1 लाख के प्रॉफिट में आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है, 1 लाख तक के प्रॉफिट में। लेकिन 1 लाख से जो ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें आपको 10% के हिसाब से टैक्स देना होता है, प्लस उसमें सेस लग जाता है। मान लिया कि आपका जो प्रॉफिट है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 3 लाख रुपए का है, तो 1 लाख रुपए पे तो आपको छूट मिल जाएगी। 2 लाख रुपए का 10% यानी 20,000 रुपया आपको देना पड़ेगा टैक्स, और उसमें सेस और लग जाएगा। तो जो भी साथी सैलरीड पर्सन है और वो म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या निवेश करते हैं, और यदि उनको जिस वित्तीय वर्ष में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्राप्त होता है उस वित्तीय वर्ष का ITR भरते समय आप ITR 1 नहीं चुनेंगे बल्कि आप ITR 2 चुनेंगे। तो इस बात का आप विशेष ख्याल रखिएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि यदि आपके अनुसार आपके AIS में जो इन्फॉर्मेशन फीड हो रखी है वह गलत हो गई है तो आप अपने फीडबैक को देके उसको किस प्रकार से अपडेट करवा सकते हैं। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यह शिक्षक एवं कर्मचारियों का अपना ही चैनल है और समय समय पर इस चैनल के माध्यम से हम आपको विभाग से संबंधित अन्य जानकारियाँ प्रदान करने का प्रयास करते रहते हैं। धन्यवाद।